अस्थमा रोग आम तौर पर एलर्जी से संबंधित बीमारी है। वातावरण में धूल, धुएं आदि के कण सांस लेने के साथ ही सांस नली में पहुंच जाते हैं। इससे सांस लेने में दिक्कत आती है, जो धीरे धीरे अस्थमा का रूप ले लेती है। अगर देखा जाए तो कोरोना की मौजूदा स्थिति चौथी लहर का संकेत दे रही है। जाहिर है कोरोना से लंग्स, गला और नाक प्रभावित होते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो अस्थमा से पीड़ित हैं, उन्हें कोरोना की वजह से अस्थमा अटैक आ सकता है अथवा न्यूमोनिया और अन्य गंभीर लंग्स डिजीज की वजह से उनकी स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं अस्थमा के बचाव के बारे में पूरी जानकारी छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर दिवाकर रंगारी से हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिवाकर रंगारी है और मैं एमडी मेडिसिन हूँ और मैं शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो कि 60 बिस्तर का हॉस्पिटल है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और यहाँ पे उसके बाद सर, आज विशेष कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे अस्थमा इस रोग के बारे में। अस्थमा एक बहुत ही पेचीदे सी बीमारी है। बहुत हद तक के लोगों को जानकारी ही नहीं रहती कि अस्थमा हो चुका है। क्या कहेंगे सर, क्या होता है अस्थमा? अस्थमा में जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्रांको कंस्ट्रिक्शन होता है लंग्स में। मतलब ये सांस की नलिकाएं इसमें सिकुड़ जाती हैं और इस सांस की, और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो पूरे विश्व में इसके मरीज 3 करोड़ मरीज हो चुके हैं और प्रतिवर्ष अस्थमा की वजह से लगभग 2,50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसके कारण में अपन जाएं तो जो मनुष्य के अंदर जो है एक इम्यूनिटी होती है, जो कि कुछ लोगों में होती है और वो जो कि एलर्जिक होते हैं उन चीज़ों से। तो जैसे कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो ये पॉल्यूशन, जो हवा में जो प्रदूषण है, विशेषकर डीजल पॉल्यूटेंट, डस्ट माइट, और ये जिम्मेदार होते हैं। और दूसरा घरों अगर कोई और इंडोर पॉल्यूटेंट, इंडोर एलर्जन में अपन देखें तो फर हो गया। फर मतलब जैसे कि बिल्ली वगैरह जो पालते हैं उसके फर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और पॉलेंस मतलब जो परागकण जो हवा में उड़ते रहते हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये जो अस्थमा है, ये किसी भी आयु वर्ग के लोगों में हो सकता है या किसी एक विशिष्ट आयु में ही अस्थमा होता है? नहीं, आपका एक प्रश्न काफ़ी अच्छा है। यह बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। और बच्चों में मज़े की बात यह है कि ये पुरुषों में जो है, मतलब पुरुष बच्चे में, मतलब बेबी चाइल्ड से, मतलब महिला चाइल्ड से 2 गुना ज़्यादा होता है। मतलब पुरुषों में डबल होता है ये। और बाकी यही अपन इंसिडेंस को देखें अपन वयस्क आयु वर्ग में, तो यह बराबर होता है। अगर लक्षण के बारे में बात करें तो प्रमुख तौर पर इसके क्या लक्षण देखे जा सकते हैं? इसमें मुख्य रूप से खांसी आना, सांस का बैठे बैठे फूलना या फिर चलने के बाद फूलना, और खांसी में बलगम भी आना, और अस्थमा अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो छाती में दबाव पड़ना या फिर छाती में दर्द होना है। यह 4 लक्षण प्रमुख रूप से होते हैं। और अगर साथ में कोई वायरल फीवर वगैरह की वजह से हुआ है तभी बुखार रहेगा, अदरवाइज बुखार नहीं होता है। जैसे आपने लक्षण बताए, आमतौर पर देखा जाए तो ये लक्षण वायरल फीवर और सर्दी में आमतौर के लक्षण एक प्रकार के ही होते हैं। तो इसको किस तरह डिफाइन किया जाए कि नहीं, इसमें फीवर तो मतलब वेरी अनकॉमन है। मतलब फीवर का अगर मैं लक्षण अगर बोलूँ तो मतलब वो जब वायरल फीवर के लिए कोई प्रिडिस्पोज होता है तभी होता है। अदरवाइज
इसमें मुख्य रूप से वही सांस फूलना, छाती में दर्द होना, खांसी, ये 3 लक्षण ही मुख्य रहेंगे। और दूसरा इसमें 2 तरह का होता है, माइल्ड और सीवियर तरह का। माइल्ड में अगर चलने वलने पे भी सांस फूल, जब आदमी कुछ मेहनत करता है तो उसके बाद में जो उसको सांस फूलता है, तो उस वैसे टाइप के केस जो है माइल्ड केस में आते हैं। और जो सीवियर केस मतलब जिसमें बैठे बैठे भी सांस फूल रहा है, तो ऐसे केस जो है मोटे मोटे तौर पे सीवियर अस्थमा के केस में आते हैं। जी, उपचार के बारे में अगर बात की जाए तो फिलहाल के इस आधुनिक दौर में किस किस तरह की उपचार पद्धति अस्थमा के लिए उपलब्ध है? अभी इसमें इसके उपचार में काफ़ी मतलब इजाफा हुआ है। मतलब जो साइंस इसमें काफ़ी, मेडिकल साइंस ने काफ़ी कमाल किया हुआ है अस्थमा के लिए। पहले मतलब 1970 के पहले केवल ब्रांकोडायलेटर्स उपलब्ध को ही इसके इलाज के लिए माना जाता था, और कई बार ब्रांकोडायलेटर ज़्यादा लेने की वजह से या बार बार लेने की वजह से भी अस्थमा पेशेंट की मृत्यु हो जाती थी। तो इसमें आजकल अब कार्टिकोस्टेरॉइड्स के इन्हेलर्स आते हैं, जिसको लंग्स के थ्रू देते हैं, जिसको कि अपन को मुंह से लेना भी नहीं होता है। तो इस तरह से उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और व्यक्ति अगर यही इन्हेलर जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स वाले और लॉन्ग एक्टिंग बीटा इन्हेलर, बीटा एगोनिस्ट वाले अगर ये इन्हेलर्स को दोनों को लेते हैं अगर बराबर मात्रा में, मतलब जैसा उनको जिस हिसाब से उनकी सीवियरिटी है और जैसा उनको डॉक्टर ने बताया हुआ है, तो 50% से ज़्यादा पेशेंट क्योर भी हो जाते हैं। मतलब दे फर्दर डोंट नीड फर्दर मेडिसिन। तो 50% पेशेंट ऐसे भी होते हैं, और वो बाकी 50% जो है लगातार अगर वो इन्हेलर लेते रहें तो अपना पूरा जीवन जो है आराम से जो है बिना किसी तकलीफ के, पूरा जीवन बिना किसी तकलीफ के अपना बिता सकते हैं। इन्हेलर को लेकर लोगों की बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे इन्हेलर अगर यूज़ करते तो उसकी आदत पड़ जाती है, इन्हेलर यूज़ करना 4 लोगों में अच्छा नहीं दिखता, समाज में इन्हेलर यूज़ करने वालों को अच्छा स्थान नहीं दिया जाता, ऐसी सोच है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? एक्चुअली इसको आदत नहीं कहेंगे, जो है इसको ज़रूरत कहेंगे। जैसे अपन डायबिटीज़ के केस में भी पेशेंट ये समझता है कि इंसुलिन मैं ले रहा हूँ तो वो मेरे को बाद में आदत पड़ जाएगी। वो आदत नहीं है, वो आपकी शरीर की अब आवश्यकता हो चुकी है कि अब इस शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, इसलिए आपको अब बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। तो वो आपकी ये ज़रूरत हो जाती है। गलत धारणा है और कि आदत हो जाती है, ये आपकी ज़रूरत रहती है, तभी कोई डॉक्टर आपको जो है ये प्रिस्क्राइब करता है। और ये तो बहुत ही मतलब काफ़ी माइल्ड और बहुत ही मतलब बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं इसके। मतलब 0.3% ही साइड इफ़ेक्ट माने जो है, वो अदरवाइज उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं होते ऐसा बोला जा सकता है इसमें मोटे मोटे तौर पे जो इन्हेलर्स से। तो इन्हेलर्स दे आर वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव and should be taken by each and every patients of asthma. Safely they can take. सर, अगर आपके बारे में बात की जाए तो आपका लगभग वर्षों का अनुभव है, किस तरह का अनुभव आपको इस दौरान आया अस्थमा को लेकर? अस्थमा के पेशेंट तो वैसे जो बहुत सीवियर होते हैं वो, और उस समय तो जैसे अपन उसको ठीक मतलब नेबुलाइजेशन वगैरह से भी ठीक कर देते हैं, तो बाद में लेकिन हमको बार बार अपने उसमें ओपीडी में बुलाते रहना चाहिए ताकि उनका अपन बराबर जो है जांच कर सके, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करते रहें, ताकि उसका उससे अपन ये देखते हैं कि अपना इसका लंग्स की कैपेसिटी अब कितनी बढ़ी है। और अगर कोई आदमी रेगुलर आपके पास आकर इलाज कराता है तो निसंदेह इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, और इसमें अपना पूरा जीवन जो कि विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ में वो जीवन जी सकता है। और ये कोरोना समय में भी अपन देखते हैं थोड़ा सा, जैसे कोरोना वायरस के कारण भी थोड़े से केस इसके अस्थमा के प्रीडिस्पोज हुए हैं, मतलब बढ़े हैं, ये इसमें इजाफा हुआ है। सर, देश दुनिया की जो जनता आपको देख रही है चैनल के माध्यम से अस्थमा अवेयरनेस की, अस्थमा जन जागृति, क्या एक मैसेज आप, क्या एक संदेश आप चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहिए?
मैं तो यही कहूँगा कि अस्थमा से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अभी ये ऐसा युग आ गया है जिसमें कि हमारे पास में बहुत ढेरों दवाइयाँ हैं इसके लिए, और ढेरों दवाइयाँ और साथ में असरकारी दवाएं भी हैं जो कि पूर्णतः असरकारी है, और अपना जीवन आप विथ ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ यू कैन लिव। इसमें आप ऐसा तरह से आप अच्छा जीवन बिता सकते हैं, और आप बराबर दवाएं और आग्रह करूंगा जो भी जनता मुझे देख रही है वो डॉक्टर्स के पास में जा कर के बराबर जाते रहें और इन्हेलर्स पे भरोसा करें, और वो निसंदेह आपको इलाज वो करने में सक्षम है। अगर किसी को आपके पास आके रोग निदान कराना है या आपसे परामर्श लेना है तो वो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? ये अगर मेरे से उपचार हेतु कोई मरीज आना चाहे तो वो शुक्ला हॉस्पिटल में, मैं शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनांदगांव बसंतपुर में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक के उपलब्ध रहता हूँ, जिसमें मैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी ज़रूरतमंद पेशेंट को करता हूँ, और मेरे जितने भी पेशेंट अभी अस्थमा के इलाज ले रहे हैं वो काफ़ी अच्छा प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हमारे हॉस्पिटल में अन्य सुविधाएं भी, सभी तरह की सर्जरीज, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और गायनी सर्जरी के साथ में और इंटेंसिव केयर यूनिट, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपने चैनल को समय दिया और मूल्यवान जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।